नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी प्रश्न का हेडिंग कैसे बनाए, अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जा करके वीडियो का पार्ट 1 देखिए। उसके अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाया हुआ है और 18 पॉइंट्स के बारे में बताया हुआ है, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी प्रश्न का हेडिंग बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के पार्ट 2 के अंदर हम लोग 3 प्रश्नों का हेडिंग बना करके सीखेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और तीनों प्रश्नों को बारी बारी से उसका हेडिंग बना करके सीखते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों ने वीडियो के पार्ट 1 में 2 प्रश्नों का हेडिंग बना करके सीख लिया था। वीडियो के पार्ट 1 में पहला प्रश्न था मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए इसके विकास का वर्णन कीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न था वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे, वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों का हेडिंग बना करके हम लोग सीख लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम लोग वीडियो के पार्ट 2 के अंदर हम लोग 3 प्रश्नों का हेडिंग बना करके देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न है दोस्तों आपका, गृह प्रबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए, गृह प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं दीजिए। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न आपका पूछ रहा है कि गृह प्रबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको अर्थ स्पष्ट करने के लिए कह रहा है किसका, गृह प्रबंध का, यानी गृह प्रबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। उसके बाद गृह प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं दीजिए, उसके बाद आपको परिभाषा भी देने के लिए बोल रहा है। तो इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला इसके अंदर आपका हेडिंग लिखेंगे दोस्तों, या तो आप परिचय लिख सकते हैं, या भूमिका लिख सकते हैं, या प्रस्तावना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों परिभाषा दिया है लिखने के लिए, तो इसलिए इसके अंदर हम लोग सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना। तो पहला हेडिंग दोस्तों हम लोग का हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे इसके अंदर प्रस्तावना। यहाँ पे हम लोग का पहला हेडिंग हो गया प्रस्तावना। उसके बाद दोस्तों दूसरा हेडिंग देखेंगे कि दूसरा हेडिंग हम लोग क्या बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे गृह प्रबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गृह प्रबंध के बारे में लिखेंगे। क्योंकि जब हम गृह प्रबंध का अर्थ स्पष्ट करेंगे तो उससे पहले हम लोग गृह प्रबंध के बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हेडिंग बनाएंगे गृह प्रबंध का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे केवल गृह प्रबंध लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा गृह प्रबंध। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दूसरा हेडिंग हो जाएगा आपका गृह प्रबंध। उसके बाद से दोस्तों तीसरा हेडिंग अब देखेंगे कि तीसरा हेडिंग हम क्या बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों गृह प्रबंध हम लोग लिख लिए। अब पूछ रहा है गृह प्रबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गृह प्रबंध का अर्थ, क्योंकि गृह प्रबंध के बारे में पहले हम लोग बताएंगे, उसके बाद से तो हम गृह प्रबंध का अर्थ लिखेंगे। तो दूसरा हेडिंग हुआ है आपका, दूसरा हेडिंग जो है गृह प्रबंध। तो पहले आप गृह प्रबंध के बारे में लिखेंगे, उसके बाद से गृह प्रबंध का अर्थ बताएंगे। तो यहाँ पे आपका तीसरा हेडिंग हो जाएगा गृह प्रबंध का अर्थ। आपका तीसरा हेडिंग हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया आपका तीसरा हेडिंग। अब दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग देखेंगे कि चौथा हेडिंग हम क्या बना सकते हैं इसके अंदर से। तो दूसरा हेडिंग हो गया आपका गृह प्रबंध, तीसरा हेडिंग हो गया आपका गृह प्रबंध का अर्थ। उसके बाद चौथा हेडिंग क्या बन सकता है आपका, तो चौथा हेडिंग दोस्तों पूछा है गृह प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं दीजिए। तो हम लिखेंगे दोस्तों गृह प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखते हैं, हमारा चौथा जो हेडिंग हो जाएगा ये हो जाएगा गृह प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे गृह प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं। दोस्तों ये हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा गृह प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहा है और क्वेश्चन के अंदर जो कहता है उसी को हम परिभाषा के रूप में ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहा है कि गृह प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं दीजिए। देखिए गृह प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं देने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे हेडिंग के रूप में लिखेंगे गृह प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं। यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारा चौथा हेडिंग हो गया। अब दोस्तों गृह प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे एक परिभाषा नहीं बोल रहा है, यहाँ पे कई परिभाषा देने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कई परिभाषा बोल रहे हैं देने के लिए, तो हम यहाँ पे दोस्तों पॉइंट के रूप में जो चौथा हेडिंग है आपका, ध्यान दीजिए चौथा हेडिंग है आपका, इसके अंदर हम पॉइंट दे के लिखेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1 हो गया, इसके अंदर हम परिभाषा, इसके अंदर हम पॉइंट लिखेंगे। जैसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं पारिवारिक क्षेत्र में, क्योंकि गृह प्रबंध से है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहला हेडिंग लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 देके पारिवारिक क्षेत्र में, क्योंकि गृह प्रबंध कोई छोटा मोटा प्रबंध नहीं होता है, इसके अंदर कई क्षेत्र आते हैं। तो पहला क्षेत्र तो हमारा हो गया पारिवारिक क्षेत्र में। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 दे के लिखेंगे हम इसके अंदर। पहला हो गया दोस्तों आपका पारिवारिक क्षेत्र में, क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि गृह प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं दीजिए, यानी कि यहाँ पे एक परिभाषा देने के लिए नहीं बोल रहा है, कई परिभाषा देने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम पॉइंट दे के लिखेंगे पारिवारिक क्षेत्र में। उसके बाद दोस्तों हम लोग लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे सामाजिक क्षेत्र में। इस तरीके से आप दोस्तों हेडिंग बना सकते हैं, क्योंकि जब तक आप हेडिंग बना करके नहीं लिखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तब तक आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि खासकर
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर। तो दूसरा हेडिंग, दूसरा पॉइंट हम लोग बना दिए सामाजिक क्षेत्र में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम बना के लिख सकते हैं हेडिंग के अंदर, पारिवारिक क्षेत्र हो गया, सामाजिक क्षेत्र हो गया, उसके बाद हम लिख सकते हैं धार्मिक क्षेत्र। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देंगे धार्मिक क्षेत्र में, क्योंकि जो गृह प्रबंध होता है दोस्तों परिवार के क्षेत्र में भी होता है, सामाजिक क्षेत्र में भी होता है और धार्मिक क्षेत्र में भी होता है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं पारिवारिक क्षेत्र हो गया, सामाजिक क्षेत्र हो गया, धार्मिक क्षेत्र हो गया। अब अगला दोस्तों हम लोग लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, अगला हम लोग लिख सकते हैं आर्थिक क्षेत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है गृह प्रबंध के अंदर। तो ये दोस्तों हो गया आर्थिक क्षेत्र में। अब दोस्तों गृह प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं, इसके अंदर जो है कि आप 4 पॉइंट लिख दिए, तो इस तरीके से आपका 4 पॉइंट हो गया और 5, 6, 7, 8 पॉइंट हो गया, यानी आपका 8 हेडिंग तैयार हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट में अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि अब इसके अंदर और कुछ बनाने के लिए नहीं बचा है, तो अब लास्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे निष्कर्ष। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 5वां जो हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों निष्कर्ष। यहाँ पे आप निष्कर्ष लिख सकते हैं और उसके बाद से निष्कर्ष के अंदर आप सभी का मिला करके अपने अनुसार जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा मिला करके निष्कर्ष के अंदर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 3 का भी हेडिंग बना लिए, जो कि क्वेश्चन पूछा था गृह प्रबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए, गृह प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखे, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखे। उसके बाद पूछा है गृह प्रबंध का अर्थ, तो सबसे पहले हम लोग गृह प्रबंध के बारे में लिखे प्रश्न हेडिंग नंबर 2। उसके बाद पूछा है गृह प्रबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो हेडिंग नंबर 3 हम लोग बना देंगे गृह प्रबंध का अर्थ। उसके बाद हेडिंग नंबर 4 दोस्तों हम लोग बना देंगे गृह प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेडिंग नंबर 4 गृह प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं। और इसके अंदर दोस्तों हम लोग पॉइंट देकर लिखेंगे पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कुछ और नहीं बचा है बनाने के लिए हेडिंग, तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे निष्कर्ष। अब किसी भी प्रश्न का निष्कर्ष लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आपका हेडिंग बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है और क्वेश्चन नंबर 4 का हेडिंग बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों कि प्रतिवेदन का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए प्रतिवेदन की विशेषताओं एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, प्रतिवेदन की विशेषता क्या होती है, महत्व क्या होता है, इसी पर प्रकाश डालना है। यानी इसके अंदर आपका कई हेडिंग बन जाएगा। तो ये देर न करते हुए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रश्न नंबर 4 का भी हेडिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 4 का हेडिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि प्रतिवेदन का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। तो सबसे पहले आपका परिभाषा पूछ रहा है दोस्तों, प्रतिवेदन का परिभाषा। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे प्रतिवेदन का परिभाषा, या डायरेक्ट आप परिभाषा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का आपका पहला हेडिंग हो जाएगा परिभाषा। दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि आप किसी भी प्रश्न का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में या तो आप उसका परिचय लिख सकते हैं, या परिभाषा लिख सकते हैं, या उसका प्रस्तावना लिख सकते हैं, जो पूछेगा वो लिख सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों प्रतिवेदन का अर्थ एवं परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा हम लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसका क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे प्रतिवेदन का अर्थ। यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका दूसरा हेडिंग बन जाएगा। तो दूसरा हेडिंग हम लोग लिखेंगे प्रतिवेदन का अर्थ। ध्यान से देखिए दोस्तों, दूसरा हेडिंग हम लोग लिखेंगे प्रतिवेदन का अर्थ। ये आपका दूसरा हेडिंग हो गया। उसके बाद से तीसरा हेडिंग क्या होगा, तो तीसरा हेडिंग इसके अंदर दोस्तों हम लोग बना लेंगे। पहला हेडिंग हो गया परिभाषा, दूसरा हेडिंग हो गया आपका प्रतिवेदन का अर्थ, और तीसरा हेडिंग दोस्तों क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिवेदन की विशेषताएं। यहाँ पे प्रतिवेदन की विशेषता भी पूछ रहा है। तो तीसरा हेडिंग हमारा हो गया प्रतिवेदन की विशेषता। तो यहाँ पे दोस्तों हम तीसरा हेडिंग लिखेंगे प्रतिवेदन की विशेषता या प्रतिवेदन की विशेषताएं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिवेदन की विशेषता हो गया, ये आपका तीसरा हेडिंग हो गया प्रतिवेदन की विशेषताएं। तो यहाँ पे प्रतिवेदन की विशेषताएं लिख लिए। उसके बाद चौथा हेडिंग क्या होगा आपका, ध्यान से देखिए। तो चौथा हेडिंग क्या होगा दोस्तों, चौथा हेडिंग होता है आपका महत्व, क्योंकि यहाँ पे महत्व कह रहा है तो हम दोस्तों लिखेंगे प्रतिवेदन का महत्व। तो यहाँ पे आपका चौथा हेडिंग हो जाएगा प्रतिवेदन का महत्व। दोस्तों देखिए जो भी हेडिंग बनता है आपके प्रश्न में से ही बनता है, कोई बाहर से नहीं बनता है। बस अगर आप प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपका हेडिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा हेडिंग हो जाएगा प्रतिवेदन का महत्व। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रतिवेदन का महत्व, ये आपका हो गया चौथा हेडिंग। उसके बाद दोस्तों 5वां हेडिंग क्या बना सकते हैं इसके अंदर से, तो पहला हेडिंग आपका परिभाषा हो गया, दूसरा हेडिंग आपका प्रतिवेदन का अर्थ हो गया, तीसरा हेडिंग आपका प्रतिवेदन की विशेषता हो गया, चौथा हेडिंग आपका प्रतिवेदन का महत्व हो गया, और 5वां हेडिंग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों 5वां हेडिंग हमारा कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर निष्कर्ष लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, जब आपको कुछ ना मिले लिखने के लिए तो लास्ट में आप निष्कर्ष लिख के उसके बारे में लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो हम लोग प्रतिवेदन की विशेषता लिखे हैं, तो प्रतिवेदन की विशेषता के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। प्रतिवेदन की जो विशेषता
विशेषता हम लोग लिखे हैं, इसके अंदर हम लोग पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 दे करके, पॉइंट नंबर 3 दे करके हम इसके अंदर जो भी इसका विशेषता है इसको पॉइंट में दे करके अगर आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, इससे आपकी कॉपी भी जल्दी भरेगी। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, प्रतिवेदन की भी जो विशेषता है इसके अंदर आप पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 इस तरीके से करके अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का जो है कि हम लोग हेडिंग बना लिए बहुत आसान तरीके से। पहला हेडिंग हम लोग बनाए परिभाषा, दूसरा हेडिंग बनाए हम लोग प्रतिवेदन का अर्थ, तीसरा हेडिंग बनाए हम लोग प्रतिवेदन की विशेषता, चौथा हेडिंग बनाए हम लोग प्रतिवेदन का महत्व और पांचवा हेडिंग दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिख दिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा 5 हेडिंग बन गया इसके अंदर। तो प्रश्न नंबर 4 का भी हेडिंग बन गया। अब दोस्तों फटाफट हम लोग प्रश्न नंबर 5 का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों ये देर न करते हुए प्रश्न नंबर 5 का भी हेडिंग बनाते हैं। तो दोस्तों उससे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 5 को पढ़ लेते हैं कि प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है। तो दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं। एक अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में आप आय के चक्रीय प्रवाह यानी आय की परिभाषा भी बोल रहा है, आय की चक्रीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए, यानी कि व्याख्या करने के लिए बोल रहा है किसका, आय की चक्रीय परिभाषा का। तो इसके अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रश्न का अगर आप उत्तर लिखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले या तो आप प्रस्तावना लिखिए, या तो भूमिका लिखिए, या परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर हम लोग लिखेंगे परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला हेडिंग हो जाएगा परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे परिभाषा। ये हमारा हो गया दोस्तों पहला हेडिंग, परिभाषा हमारा पहला हेडिंग हो गया। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला हेडिंग आपका, दूसरा हेडिंग बन जाएगा आपका आय के चक्रीय प्रवाह। देखिए आय का चक्रीय प्रवाह ये आपका दूसरा हेडिंग मिल गया। देखिए जो भी हेडिंग बनता है वो आपके प्रश्न से बनता है, बाहर से नहीं बनता है। बस आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका हेडिंग बन जाएगा। तो दूसरा हेडिंग दोस्तों हम लोग बनाएंगे आय के चक्रीय प्रवाह। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आय का चक्रीय प्रवाह दूसरा हेडिंग हो गया। तो दूसरा हेडिंग हम लोग लिखेंगे आय का या आय के चक्रीय प्रवाह। आय के चक्रीय प्रवाह ये हमारा क्या होगा, ये हमारा दूसरा हेडिंग हो गया। उसके बाद से तीसरा हेडिंग हम लोग देखेंगे, तीसरा हेडिंग क्या होगा। दोस्तों दूसरा हेडिंग हमारा हो गया आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, एक अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों यहाँ पे अर्थव्यवस्था के बारे में भी पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे दोस्तों तीसरा हेडिंग लिखेंगे अर्थव्यवस्था। तो तीसरा हेडिंग हो गया दोस्तों हमारा अर्थव्यवस्था। यहाँ पे हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो तीसरा हेडिंग हो गया हमारा अर्थव्यवस्था। उसके बाद चौथा हेडिंग देखेंगे कि चौथा हेडिंग यहाँ से क्या बन सकता है। तो अर्थव्यवस्था हमारा तीसरा हेडिंग हो गया। उसके बाद चौथा हेडिंग देखेंगे क्या बन सकता है। तो चौथा हेडिंग दोस्तों बन सकता है चक्रीय प्रवाह की व्याख्या। यहाँ से यहाँ तक हमारा चौथा हेडिंग बन सकता है। देखिए चक्रीय प्रवाह की व्याख्या। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख देंगे चक्रीय प्रवाह की व्याख्या। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग करेंगे चक्रीय प्रवाह की व्याख्या। अब दोस्तों चक्रीय प्रवाह की व्याख्या हम लोग जो तीसरा हेडिंग है चक्रीय प्रवाह की व्याख्या। तो चौथा हेडिंग जो है हमारा चक्रीय प्रवाह की व्याख्या हम लोग लिख लिए। देखिए चक्रीय प्रवाह की व्याख्या जो है चौथा हेडिंग हम लोग लिख लिए। अब इसके अंदर हम लोग चाहें तो थोड़ा सा और आगे जोड़ सकते हैं। जैसे चक्रीय प्रवाह की व्याख्या हो गया, अब इसके अंदर हम लोग चाहें तो जोड़ सकते हैं आय के क्षेत्र में। आय के देखिए यहाँ पे पूछा है आय के चक्रीय प्रवाह, तो यहाँ पे हम लोग आगे जोड़ सकते हैं चक्रीय प्रवाह की व्याख्या आय के क्षेत्र में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चक्रीय प्रवाह की व्याख्या आय के क्षेत्र में। यहाँ पे दोस्तों आप बना करके भी लिख सकते हैं चक्रीय प्रवाह की व्यवस्था आय के क्षेत्र में। तो इस तरीके से आप बना करके लिख दिए। तो हमारा चौथा जो है चौथा हेडिंग भी हो गया। देखिए चौथा हेडिंग हमारा हो गया चक्रीय प्रवाह की व्याख्या आय के क्षेत्र में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चक्रीय प्रवाह की व्याख्या आय के क्षेत्र में। यह हमारा चौथा हेडिंग हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे पांचवा हेडिंग हम लोग क्या बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अगर इस प्रश्न के अंदर आप देखें तो कह रहा है कि आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, एक अर्थव्यवस्था में आप आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे चक्रीय प्रवाह की व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों चक्रीय प्रवाह जो होता है, आय जो होता है, अगर आपने पढ़ाई किया होगा तो जो ये अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है ये अर्थशास्त्र का, तो इसके अंदर दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि चक्रीय प्रवाह जो होता है, जो आय होता है, चक्रीय प्रवाह के अंदर क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं चक्रीय प्रवाह के लाभ एवं हानि। ठीक है, तो अगला हेडिंग हम लोग बना के लिखेंगे चक्रीय प्रवाह के लाभ एवं हानि। दोस्तों दोनों पहलुओं को आपको लिखना पड़ेगा, लाभ भी लिखना पड़ेगा और हानि भी लिखना पड़ेगा। दोनों पहलुओं को आपको लिखना पड़ेगा, चक्रीय प्रवाह के लाभ एवं हानि। तो दोस्तों हमारा अगला जो पांचवा हेडिंग है वो भी बन गया चक्रीय प्रवाह के लाभ एवं हानि। अब दोस्तों इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर हम लोग क्या बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आय के चक्रीय प्रवाह ये भी हो गया। उसके बाद से दोस्तों चक्रीय प्रवाह की व्याख्या भी हो गया। उसके बाद अर्थव्यवस्था भी हो गया। अब इसके अंदर और कुछ नहीं बन सकता है। देखिए और कुछ नहीं बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे छठा जो हेडिंग है वो लिख देंगे दोस्तों निष्कर्ष।
यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। उसके बाद हमारा जो है 5वां हेडिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसके अंदर हम लोग हेडिंग बनाए। पहला हेडिंग हम लोग इसके अंदर लिखे परिभाषा, क्योंकि किसी भी हेडिंग को यानी किसी भी प्रश्न का हेडिंग लिखते समय आपको पहला हेडिंग जो है परिभाषा परिचय या उसका भूमिका लिखना होता है। तो इसके अंदर पहला हेडिंग हम लोग लिख लिए परिभाषा। उसके बाद दूसरा हेडिंग क्या बनाए, तो दूसरा हेडिंग बनाए हम लोग आय के चक्रीय प्रवाह। तो आय के चक्रीय प्रवाह जो क्वेश्चन के अंदर है, इसी को हम लोग बना दिए दूसरा हेडिंग। तो ये हो गया आपका आय के चक्रीय प्रवाह, ये दूसरा हेडिंग हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था में आप आय के, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा अर्थव्यवस्था। उसके बाद चौथा हेडिंग देखेंगे, तो चौथा हेडिंग दोस्तों क्या पूछ रहा है, आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आय के चक्रीय प्रवाह लिखेंगे, तो हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या आय के क्षेत्र में, यानी चक्रीय प्रवाह की व्याख्या आय के क्षेत्र में हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा। उसके बाद 5वां हेडिंग बनाएंगे दोस्तों हम। देखिए ये जो है कि आय के चक्रीय प्रवाह से संबंधित क्वेश्चन है, तो आय के चक्रीय प्रवाह का क्या लाभ है और क्या हानि है, इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे आय के चक्रीय प्रवाह के लाभ एवं हानि, ये हमारा 5वां हेडिंग हो गया। और लास्ट में जब हम देखेंगे कि इसमें से और कुछ नहीं बन सकता है, तो लास्ट में दोस्तों हम लोग लिख देंगे निष्कर्ष, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के अंदर पहला हेडिंग आप परिभाषा, प्रस्तावना या भूमिका लिख सकते हैं, और लास्ट हेडिंग दोस्तों आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में दोस्तों हम लोग लिख देंगे निष्कर्ष। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा, 5 क्वेश्चन का हेडिंग मैंने आपको बना करके दिखा दिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के अंदर आपको क्या सीखने के लिए मिला, कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू।